साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगले 5 वर्षों में भारत में 50 चीतों का पुनर्वास किया जाएगा। तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अर्थात NTCA की 19वीं बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में भारत में चीते के पुनर्वास के लिए कार्य योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में भारत में 50 चीतों का पुनर्वास किया जाएगा। चीता संरक्षण कार्यक्रम को NTCA अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अधिदेश और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट टाइगर योजना के एक भाग के रूप में संचालित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एशियाई चीता की बात करें तो एशियाई चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी जीव है जो वर्ष 1952 में भारत में विलुप्त हो गया था। क्यों हुआ था? अधिक शिकार और पर्यावास हानि इसके विलोपन के महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना से लगभग 8 से 12 अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अफ्रीकी चीतों की बात करें तो इनकी आयुष्मान की जो रेड लिस्ट है उसमें इनकी जो कैटेगरी है वो वल्नरेबल कैटेगरी है। तो अफ्रीकी चीतों को इसलिए पुनर्वासित किया जा रहा है क्योंकि एशियाई चीते जो हैं ये संख्या में बहुत कम है, अर्थात ये आयुष्मान की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, जबकि अफ्रीकी चीते वल्नरेबल कैटेगरी में हैं, उनकी तादाद ज्यादा है। एशियाई चीते अब केवल ईरान में ही पाए जाते हैं, इसीलिए अफ्रीकी चीतों को पुनर्वासित यहाँ पे किया जा रहा है। इसके संभावित लाभ क्या है? तो पहला है इको पर्यटन संभावनाओं के माध्यम से स्थानीय समुदाय की आजीविका में वृद्धि करना। दूसरा, चीता जो है खाद्य श्रृंखला के उच्चतम स्तर पर एक शीर्ष शिकारी प्रजाति है। इसे पुनर्वासित करने से उसके पर्यावास या यहां तक कि एक पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। दूसरा, यह परियोजना अतीत के समान ही भारत की 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों बाघ, शेर, तेंदुआ और चीता को सह अस्तित्व में रहने की संभावना प्रदान करती है। NTCA अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जो 19वीं बैठक है, इसके अन्य निष्कर्षों की बात करें तो पहला है एक वाटर एटलस जारी किया गया है। यह भारत के बाघ आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित सभी जल निकायों का मानचित्रण करता है। इन क्षेत्रों से 35 या 35 से अधिक नदियां निकलती हैं जो जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 14 टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड CATS के तहत मान्यता प्राप्त हैं, जो भारत के 14 टाइगर रिजर्व है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA अन्य टाइगर रिजर्व को भी CATS के तहत मान्यता दिलाने हेतु प्रयास कर रहा है। CATS की बात करें तो यह मानदंडों का एक सेट है। यह बाघ स्थलों की यह जांच करने की अनुमति प्रदान करता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण संभव होगा। भारत में बाघों की कुल संख्या की यदि बात करें तो 2967 बाघ यहां पर है और यह विश्व में बाघों की कुल आबादी का 70% से अधिक है। भारत के 18 राज्यों में 51 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल अर्थात उजाला योजना के 7 वर्ष पूरे हुए हैं उसके संबंध में। तो इस योजना को वर्ष 2015 में विद्युत मंत्रालय ने आरंभ किया था। ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL उजाला योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। उजाला योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को LED बल्ब, LED ट्यूबलाइट और ऊर्जा कुशल पंखे प्रदान किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से पारंपरिक और अकुशल प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बदल दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कुशल प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देना और विद्युत उपभोग में होने वाले व्यय को कम करना। इसके अतिरिक्त पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करना। प्रमुख मात्रात्मक उपलब्धियां क्या हैं? तो अब तक 36.78 करोड़ से अधिक LED बल्बों का वितरण किया जा चुका है। दूसरा, वार्षिक रूप से 47,778 मिलियन किलोवाट प्रति घंटा ऊर्जा की बचत की गई है। और तीसरा पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 386 करोड़ टन की कमी करने के साथ साथ 9,565 मेगावाट की उच्चतम मांग को कम किया गया है। इसके अतिरिक्त चौथा पॉइंट है LED बल्बों की कीमतों में 85% की कमी आई है। और जो प्रमुख गुणात्मक उपलब्धियां हैं, यदि उनकी बात करें, ये तो मात्रात्मक उपलब्धियां थी आंकड़ों की। अब गुणात्मक उपलब्धियां क्या हैं? तो पहला है कार्यक्रम के तहत सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है, साथ ही वस्तुओं और सेवाओं की ई खरीद
द्वारा प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित किया है। इसके परिणाम स्वरूप लेन देन लागत और समय में उल्लेखनीय कमी आई है। इससे प्रक्रियागत दक्षता में वृद्धि हुई है। दूसरा पॉइंट, EESL ने उजाला कार्यक्रम के तहत LED बल्बों के वितरण के लिए स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी नामित किया है। यह इसकी समावेशी विकास रणनीति का एक हिस्सा है। आगे चलते हैं। अगला है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण अर्थात PMFME योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद ODOP के 6 ब्रांड लॉन्च किए गए हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ अर्थात नेफेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण योजना के ब्रांडिंग और विपणन घटक के अंतर्गत चयनित एक जिला एक उत्पाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के 10 ब्रांड विकसित किए जाएंगे। इनमें से 6 ब्रांड जो हैं हरियाणा के गुरुग्राम का अमृत फल, राजस्थान के कोटा का कोरी गोल्ड, जम्मू कश्मीर के कुलगाम का कश्मीरी मंत्र, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का मधु मंत्र, महाराष्ट्र के ठाणे का सोमदाना और दिल्ली का दिल्ली वेक्स के होल व्हीट कुकीज को लॉन्च किया गया है। नेफेड के अनुसार उपभोक्ताओं के लाभ के लिए ये उत्पाद की लंबी शेल्फ लाइफ सुनिश्चित करते हैं और उसे ताजा रखते हैं। ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन करना, ब्रांडिंग और प्रचार करना है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक व आर्थिक विकास को सक्षम करना। दूसरा, विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिले में निवेश आकर्षित करना। तीसरा, जिले में रोजगार सृजन करना। चौथा, जिला स्तर पर नवाचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए तंत्र उपलब्ध कराना ताकि उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। PMFME जो है ये आत्मनिर्भर भारत के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण योजना जो है, इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित खंड में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और इस क्षेत्र की औपचारिकता को प्रोत्साहन प्रदान करना है। आगे बात कर लेते हैं। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर TEC ने कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिपोर्ट जारी की है। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, दूरसंचार विभाग के तहत TEC टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर ने वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप आधारभूत आवश्यकता के रूप में यह रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अंतर्गत दिशा निर्देश उपभोक्ता IoT अर्थात उपभोक्ता दूरसंचार विभाग उपकरणों और तंत्र को सुरक्षित करने के साथ साथ इससे संबंधित कमजोरियों को प्रबंधित करने में मदद करेंगे। यह रिपोर्ट IoT अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, सिस्टम इंटीग्रेटर्स और एप्लीकेशन डेवलपर्स आदि द्वारा उपयोग के लिए हैं। यदि हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स भौतिक वस्तुओं के नेटवर्क का वर्णन करता है। इन वस्तुओं में सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इनका उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से अन्य उपकरणों और सिस्टम्स के साथ कनेक्ट होना तथा डेटा का आदान प्रदान करना है। अनुमानों के अनुसार वर्ष 2026 तक वैश्विक स्तर पर 26.4 बिलियन इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों द्वारा विभिन्न सेवाएं प्रदान किए जाने की संभावना है। इसमें जो चिंता का विषय क्या है कि उपकरणों या नेटवर्क को हैक करने से कंपनियों, संगठनों, राष्ट्रों और अति महत्वपूर्ण लोगों को हानि होगी, उनको नुकसान पहुंचेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा आरंभ की गई जो कुछ पहले हैं उनकी बात करें तो पहला है भारतीय टेलीग्राफ संशोधन नियम 2017 के तहत भारत में बिक्री, आयात या उपयोग से पहले उपकरणों का अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन। दूसरा, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करने के लिए निर्माता इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के निर्माण में डिजाइन द्वारा सुरक्षा सिद्धांत लागू करेंगे। TEC अर्थात टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर के तत्वाधान में एक राष्ट्रीय न्यास केंद्र नेशनल ट्रस्ट सेंटर बनाया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। एक सेकेंड। वैज्ञानिकों के अनुसार पारंपरिक टीके भी प्रभावशाली हैं। तो देखिए, एक हालिया शोध के अनुसार पारंपरिक विधि से निर्मित टीके भी आधुनिक विधियों से विकसित टीके
या टीकों जितने ही प्रभावशाली हैं, पारंपरिक विधि में एक रोगजनक के निष्क्रिय रूप को टीके में शामिल किया जाता है। जैसे कोवैक्सीन में निष्क्रिय रोगजनक के एक निष्क्रिय रूप को शामिल किया गया। आधुनिक विधि में निर्मित टीके mRNA, मैसेंजर आरएनए या डीएनए आधारित होते हैं, जैसे कि जायकोव डी टीका, ये डीएनए आधारित है। पारंपरिक बनाम आधुनिक वैक्सीन निर्माण विधि की बात करते हैं तो पारंपरिक टीकों में रोगजनक अर्थात वायरस या बैक्टीरिया के निष्क्रिय भाग होते हैं। ये शरीर में एंटीजन या प्रतिजन के रूप में प्रवेश करते हैं और एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करते हैं। नई तकनीकों जैसे कि mRNA या डीएनए टीकों में संशोधित जीन होते हैं। यहाँ पे संशोधित जीन होते हैं, ये प्रतिरक्षा उत्प्रेरक एंटीजन बनाने के लिए शरीर की कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। यह विधि भविष्य में कई रोगजनकों के विरुद्ध टीके निर्मित करने के लिए तीव्र और अधिक अनुकूल मानी जाती है। mRNA टीकों में mRNA के एक हिस्से का प्रयोग किया जाता है। यह mRNA वायरस की बाहरी झिल्ली पर पाए जाने वाले वायरल प्रोटीन के समान होता है। एक सामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में प्रतिरक्षा प्रणाली यह पहचान करती है कि प्रोटीन बाहरी है और एंटीबॉडी नामक विशेष प्रोटीन का उत्पादन करती है। यही विशेष प्रोटीन रोगजनकों से लड़ने में मदद करती है। हालांकि प्रभावकारिता की दृष्टि से टीकों ने समान परिणाम दर्शाए हैं। mRNA या मैसेंजर आरएनए वे अणु होते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक आनुवांशिक सूचना प्रदान करते हैं। वे कोशिका के केंद्रक में डीएनए से सूचना को कोशिका द्रव्य तक ले जाते हैं जहां प्रोटीन का निर्माण होता है। आगे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा योजना किस प्रकार निर्मित की जाती है, क्योंकि हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। देखिए, यह किसी भी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा की योजना बनाना एक विस्तृत कार्य है। इसमें केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस बल दोनों शामिल होते हैं। इसके लिए विशेष रूप से या विशेष सुरक्षा दल अर्थात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी की ब्लू बुक में व्यापक दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। केवल एसपीजी अर्थात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ही प्रधानमंत्री को निकटवर्ती सुरक्षा प्रदान करता है। जब प्रधानमंत्री किसी भी राज्य की यात्रा कर रहे होते हैं तो समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की होती है। उनकी जिम्मेदारी खुफिया जानकारी एकत्र करने, मार्ग की सुरक्षा करने अर्थात सैनिटाइज करने, कार्यक्रम स्थल को सुरक्षित करने और भीड़ प्रबंधन की होती है। सुरक्षा के समक्ष किसी खतरे के बारे में इनपुट प्रदान करने के लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसियां जिम्मेदार हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए इस पर अंतिम निर्णय एसपीजी ही करती है। एसपीजी के बारे में बात करें तो एसपीजी की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। संसद द्वारा पारित विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 1988 के माध्यम से इसे विनियमित किया जाता है। इसका उद्देश्य पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके वर्तमान परिवार के सदस्यों को निकटवर्ती सुरक्षा प्रदान करना है। एसपीजी ने न केवल अपनी कार्यप्रणाली में बल्कि आसूचना ब्यूरो आईबी और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों के सहयोग से समग्र सुरक्षा व्यवस्था में भी नवीन तरीकों को अपनाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया है। अब सुर्खियों में चीजों की बात कर लेते हैं तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की राजभाषा के संबंध में तो देखिए, गुजरात उच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना का सामना कर रहे एक पत्रकार को केवल अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा है, क्योंकि उच्चतम न्यायपालिका की भाषा अंग्रेजी है। संविधान के अनुच्छेद 348(1) अर्थात 348(1) में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद कानून द्वारा उपबंध नहीं करती है, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी में की जाएंगी। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 में प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या पारित आदेशों में हिंदी अथवा राज्य की किसी अन्य भाषा के उपयोग की अनुमति दे सकता है, परंतु इसके साथ ही इसका उपयोग या इसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न करना होगा। आगे बात कर लेते हैं चीनी विकास निधि शुगर डेवलपमेंट फंड एसडीएफ के बारे में। तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एसडीएफ ऋणों के पुनर्वितरण के लिए या पुनर्गठन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य चीनी विकास निधि अधिनियम 1982 के तहत ऋण प्रदान करने वाली आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन आर्थिक रूप से व्यवहार्य चीनी मिलों को सुधार करने की सुविधा प्रदान करना है। इन दिशा निर्देशों में 2 वर्ष की छूट और फिर 5 वर्षों में पुनर्भुगतान का प्रावधान किया गया है। एसडीएफ अर्थात शुगर डेवलपमेंट फंड की स्थापना चीनी विकास निधि अधिनियम 1982 के अधीन की गई थी। इसके माध्यम से भी चीनी मिलों के उद्धार और उनके आधुनिकीकरण की सुविधा के लिए उन्हें ऋण प्रदान किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम SAAR।
देखिए स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत SAAR स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट शहरों के साथ मिलकर ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। ये परियोजनाएं स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा शुरू की गई हैं। संस्थान इन परियोजनाओं के परिणामों का दस्तावेजीकरण इस आधार पर करेंगे कि वे शहरी नागरिकों के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स तथा देश के प्रमुख भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। आगे बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। तो देखिए अटल पेंशन योजना भारत सरकार का प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में अब तक 65 लाख से अधिक अंशधारक जुड़ चुके हैं। इसे वर्ष 2015 में सरकार द्वारा समर्थित स्वैच्छिक योजना के रूप में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें व्यक्तिगत योगदान के अनुपात में न्यूनतम बीमा पेंशन 1000 से 5000 रुपए प्रति माह प्रदान की जाती है। हालांकि यह योजना बाजार से भी जुड़ी हुई है। इसका लक्ष्य विशेष रूप से गरीबों, वंचित वर्ग और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था बनाना है। इसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA प्रशासित करता है। आगे बात कर लेते हैं एक्वामेशन की। तो एक्वामेशन या क्षारीय हाइड्रोलिसिस एक प्रक्रिया है। इसमें मृतक के शरीर को एक दबाव वाले धातु के सिलेंडर में कुछ घंटों के लिए जल और एक गाढ़े क्षार के मिश्रण में डुबोया जाता है। सिलेंडर को लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। हल्का जल प्रवाह, तापमान और गाढ़े क्षार का संयोजन जैविक पदार्थों को तोड़ता है। यह जो है अर्थात एक्वामेशन शरीर के निपटान के लिए एक पर्यावरण अनुकूल ज्वाला रहित तरीका माना जाता है। इस प्रक्रिया को जल दाह संस्कार, हरित दाह संस्कार या रासायनिक दाह संस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रक्रिया में हड्डी के टुकड़े और कुछ अपशिष्ट तरल शेष रह जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं जगन्नाथ मंदिर की। तो देखिए एक ऐतिहासिक निर्णय में उड़ीसा सरकार ने श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 में संशोधन की मंजूरी दी है। इससे जगन्नाथ मंदिर के स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित मुद्दों का समाधान करने में आसानी होगी। अब मंदिर प्रशासन के पास राज्य सरकार की मंजूरी के बिना मंदिर की जमीन को बेचने या लीज पर देने का अधिकार होगा। जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो इसे 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने बनवाया था। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ और श्वेत शिवालय भी कहा जाता है। यह 4 धाम तीर्थ स्थानों बद्रीनाथ, द्वारकापुरी व रामेश्वरम का एक हिस्सा है। आगे जो सुर्खियों में रहे स्थल है जैसे चिल्का झील जो कि उड़ीसा में, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए जलपक्षी स्थित सर्वेक्षण 2022 के अनुसार इसे लैगून में कुल 10.4 लाख पक्षियों की गणना की गई है। चिल्का झील में चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह प्रवासी पक्षियों का शीत प्रवास स्थल भी है। यह वर्ष 1981 में रामसर स्थल के रूप में नामित है। इस झील में स्थित नलबन द्वीप को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा नलबन द्वीप कहां पे है, तो ये चिल्का झील में स्थित है। इरावदी डॉल्फिन इस झील की प्रमुख जीव प्रजाति है, फ्लैगशिप जीव प्रजाति है। कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो इसकी अवस्थित क्या है, तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पालमनेर कुप्पम वन रेंज में यह कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ध्यान रखिएगा कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है। यह आंध्र प्रदेश में एशियाई हाथियों का एकमात्र पर्यावास स्थल है। तो ध्यान रखिएगा यह आंध्र प्रदेश में एशियाई हाथियों का एकमात्र पर्यावास स्थल है, हैबिटेट है। यह अभ्यारण्य हाथी परियोजना के अंतर्गत आता है। यह सरकार द्वारा शुरू की गई एक देशव्यापी हाथी संरक्षण परियोजना है, जो हाथी परियोजना है। वनस्पति की बात करें यहाँ पे तो दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जिनमें कटीली झाड़ियां और घास के मैदान हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।